बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं करामत मुगल और मेरे साथ हैं सईद बलोच साहब, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, सुप्रीम कोर्ट कवर करते हैं। सईद बलोच साहब, अगला हफ्ता 7 दिन होंगे, प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल 9 अक्टूबर को है। उससे जुड़े हुए माजी में किए हुए फैसले उमर अता बंदयाल साहब जो कर गए, सबसे ख़ास नैब तरमीम वाला केस, जिस पर अब सियासी बयानिया बनाया जा रहा है कि शायद अगर प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल का कोई फैसला आता है तो उससे माजी में जो फैसले करके गए उमर अता बंदयाल साहब, उन पर असर पड़ेगा कि रिवर्स हो जाएंगे। जो नैब के रेफरेंस खुल रहे हैं शायद ये बंद हो जाएं। उससे किसको फ़ायदा है, किसको नुकसान होगा। और दूसरा, ये हफ्ता अदालती कार्रवाइयों में तोशाना केस चल रहे हैं, साइफर केस चल रहा है। क्या देख रहे हैं, इमरान खान को कोई रिलीफ मिलेगा या उसी तरह जैसे निज़ाम चल रहा है चलता रहेगा? क्या देख रहे हैं? बहुत शुक्रिया करामत मुगल साहब। देखें, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कानून केस के साथ बहुत सारे मामलात इससे जुड़े हुए हैं। उसकी वजह यह है कि चीफ जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा साहब का ये मौक़िफ़ है कि मफाद आमा या आर्टिकल 184(3) के तहत जितनी भी दरख्वास्तें दायर हैं या कुछ अज़ खुद नोटिस ज़ेर इल्तवा हैं, मैं वो तब तक नहीं सुनूंगा जब तक प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कानून का फैसला नहीं हो जाता। सही। और इस वक्त जो समात चल रही है उससे हमें अभी भी कोई वाज़े किस्म का ऐसा कोई झलक हमें नज़र नहीं आती कि चीफ जस्टिस साहब ने कोई अपनी वाज़े अक्सरियत इस केस की समात के दौरान हासिल कर ली। आपको पता है कि सुप्रीम कोर्ट में इस वक्त 15 जजेज़ हैं जी। और दो 15 जजेज़, नशस्तें खाली हैं। जी जी, दो खाली हैं। 15 जजेज़ में से कम अज़ कम 8 जजेज़ चीफ जस्टिस के साथ खड़े होंगे तो ये जो स्टे ऑर्डर दिया गया है साबिक चीफ जस्टिस की जानिब से, ये कलअदम होगा। और अगर 8 जजेज़ नहीं हैं और एक भी कम हुआ या बराबर भी कहीं हो गया किसी साइड से, तो फिर आप देख लें कि ये स्टे ख़त्म नहीं हो सकेगा और फिर चीफ जस्टिस साहब को वो तमाम चीज़ें वहीं से शुरू करनी पड़ेंगी जहाँ से साबिक चीफ जस्टिस साहब छोड़ के गए थे। फ़र्ज़ करें कि चीफ जस्टिस साहब के पास अक्सरियत आ जाती है, तो अक्सरियत आने के बाद मुमकिन तौर पर फैसला क्या हो सकता है? एक तो इसमें यह हो सकता है कि चीफ जस्टिस साहब कहें कि इस कानून का इतलाक माजी से नहीं होगा, बल्कि जब अदालत की जानिब से ये फैसला दिया जा रहा है ना, तो ये इसका इतलाक इस तारीख से होगा। एक तो ये नुक्ता हो सकता है। दूसरा ये हो सकता है कि सुप्रीम कोर्ट कहे जी नहीं, इसका इतलाक तो 20 अप्रैल से ही होगा, क्योंकि 10 अप्रैल को ये आपको याद है कि पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास से मंजूर हुआ था। तो उसमें सुप्रीम कोर्ट ये कह सकती है कि इसका इतलाक 20 अप्रैल से होगा। और लेकिन उसमें यह होगा कि जो केसेस इससे पहले से चल रहे थे 184(3) के या मफाद आमा के, उसके जो फैसले हैं वो इस कानून के तहत मुतासर नहीं होंगे। अब जैसा कि नैब तरामीम वाला केस है, जैसे आपने जिक्र किया, अब ये चल रहा है गुज़श्ता साल 2 जुलाई से। आपको पता है ना, इस्लामाबाद के जैयद साहबियों ने शुरू किया हुआ इस पर काम जी जी। कि शायद ये उड़ जाएगा फैसला जो उमर अता बंदयाल साहब आए हैं ने किया था, उड़ जाएगा और जिनके रेफरेंस खुले हैं वो फिर बंद हो जाएंगे। देखिए, पार्लियामेंट कानून साजी कर सकती है, ये तो एक बिल्कुल वाज़ेह सी बात है, लेकिन क्या पार्लियामेंट इस तरह की कानून साजी कर सकती है? मिसाल के तौर पे कल को सुप्रीम को पार्लियामेंट ये कह दे जी कि जेलों के अंदर जितने भी कैदी हैं सब के सब को फौरी तौर पर आज़ाद किया जाता है। कानून साजी है ना, आप कर दें कानून साजी और उसके तहत सबको आप आम मुआफ़ी दे दें या इस तरह का कुछ बंदोबस्त कर दें, तो क्या सुप्रीम कोर्ट उसके ऊपर खामोश रहेगी? तो हमारे हालात देखिए, जब ये नेशनल एक्शन प्लान बना और जब ये इस तरह के ये पीका कानून आया और इस तरह के जब एंटी टेररिज्म वाले सारे कवानीन बने और ये चीज़ें सामने आई, उस वक्त क्या ग्राउंड लिया जाता था कि पाकिस्तान एक बड़ी मुश्किल सिक्योरिटी सूरत हाल का सामना कर रहा है, बड़े मुश्किल हमारे हालात हैं, सिक्योरिटी इश्यूज पैदा हो जाते हैं, तो उस तरीके से आप कानून साजी कर लेते थे। तो यहाँ पर भी तो आपने देखना है ना कि आप 49 करोड़ 99 लाख 99 हज़ार 999 रुपए की करप्शन करने वाले को आप कह रहे हैं जी कि आप नैब कानून की जद में नहीं आते, और जिसने इतनी रकम से 99 करोड़ 99 लाख 99 हज़ार 999 से 1 रुपया भी ऊपर की, वो फौरन 50 करोड़ के थ्रेशोल्ड पे आएगा और अल्टीमेटली वो आपके नैब कानून की जद में आ जाएगा। तो ये इस तरह की बहुत सारी, फिर देखेंगे एक बंदे ने अपनी 2 नंबर तरीके से जायदाद बनाई है और नामी वाला भी देखें कि वो चीज साबित भी होती है कि इस बंदे के जो
मालूम आमदन है, मिसाल के तौर पे एक बंदे की तनख्वाह है जी 3 लाख रुपए माहाना, लेकिन उसकी और उसके अहले खाना की टोटल प्रॉपर्टी जाके बन रही है कुछ 70-80 करोड़ रुपए की। जद्दी पुश्ती भी उसके पास ऐसे वसाइल नहीं थे कि उसको कोई जद्दी पुश्ती ऐसी ज़मीन मिलती या ऐसी कोई जायदाद का वो मालिक होता जिससे वो इतनी प्रॉपर्टी बना लेता। तो मुझे बताएं ना कि फिर वो क्या 3 लाख की कमेटी डाल डाल के उसने ये सारा कुछ किया। तो ये चीज़ें हैं जिनके जो जो इस तरह के वो ग्रे एरिया में आती हैं। और मेरे ख्याल में चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब ने जो फैसला दिया है वो बहुत मुनासिब फैसला दिया है। मुझे हैरत होती है कि सुप्रीम कोर्ट, बिल्कुल, और मुझे हैरत होती है कि सुप्रीम कोर्ट के कुछ जज साहबान एक साइड पे एक सियासी जमात की जानिब उनकी आंखें बंद हो जाती हैं और दूसरी सियासी जमातों की जानिब दोनों पूरी तरह, जैसे वो सूरज की तरफ आप देखें ना तो आपकी आंखें जैसे चुंधिया जाती हैं, वो वाला हिसाब होता है कि भाई देखे गुज़श्ता साल 3 अप्रैल को पार्लियामेंट का अंदरूनी मामला था ना जी, जब डिप्टी स्पीकर ने ना उस वक्त भी पार्लियामेंट उस वक्त भी सुप्रीम थी, उस वक्त भी इंटरनल मामला था, मरने लड़ने देते जो मर्जी करते पार्लियामेंट में करते ना, आपने क्यों दखलंदाजी दी? नहीं आया था ना, पिटिशनर आए बगैर हो गया था, अपने खुद नोटिस ले लिया, सब जजेस ने मुतलका तौर पे पहले मीटिंग की थी। हम उसी वक्त कहते थे कि ये रास्ता सुप्रीम कोर्ट को ना दिखाएं, पार्लियामेंट के अंदर इनको दखल ना देने दें, हम उस वक्त कहते थे। लेकिन उस वक्त ये घुंघरू तोड़ तोड़ के नाचते थे हमारे कुछ यही मुलाजिम साफी इनके जो हैं। तो नहीं जी नहीं, ये सुप्रीम कोर्ट का बड़ा तारीखी फैसला है। उस वक्त चीफ जस्टिस साहब भी बड़े प्यारे और अच्छे थे, साबिक चीफ जस्टिस बंदयाल साहब, उनके जो ब्रदर जजेस थे जस्टिस इजाजुल हसन भी, जस्टिस मुनीब भी और वो दीगर सारे, वो सब भी बड़े अच्छे और बड़े उनको पसंद आ गए थे। लेकिन अब जब उनकी अपनी बारी आई है तो अब कहते हैं जी पार्लियामेंट के अंदर उसकी कानून साजी में मदाखलत नहीं कर सकते, पार्लियामेंट का अंदरूनी मामला है, वो जो मर्जी कानून साजी करें। तो भाई आप उस वक्त दखल न देते, आपने दरवाजा खोल दिया, तो अब आप ये कैसे कह सकते हैं कि वो चीज हराम थी और ये हलाल है? तो मामला सिर्फ यह है कि उस वक्त चूंकि मामला पीटीआई का था तो आपने कहा जी नहीं इसमें अंदर घुसना चाहिए, और अब मामला पीडीएम का है तो फिर आप कहते हैं जी कि नहीं यहाँ पे पार्लियामेंट की सुप्रीमेसी और उसकी अथॉरिटी चैलेंज हो रही। तो ये चीजें जज साहबान को हमारे यहाँ अलमिया पता है क्या है? अलमिया ये है कि हमारी अदालतें जब फैसले देती है ना मुल्की हवाले से, जैसा आपको याद होगा कि वो जब रिकोडिक वाला साबिक चीफ जस्टिस इफ्तिखार चौधरी साहब ने दिया था, क्या उनके दिमाग में ये बात थी कि बाद में रियासत पाकिस्तान को उनकी इस नलायकी और नैली और की वजह से 6.5 नहीं, वो एक फैसला मैं गिनवा रहा हूँ कि 6.5 अरब डॉलर का एक का नुकसान, फिर आप करके रेंटल देख लें 1.2 बिलियन डॉलर का नुकसान, और ये सारे पावर प्लांट आईपीपीस कितना कुछ, तो ये जो 1.2 बिलियन एक, 6.5 बिलियन एक, ये किसने आगे सेटलमेंट की है? सारी इमरान खान ने आगे की। वरना क्या आपका मुल्क इतना उसके अंदर पोटेंशियल था, ये इतनी उसकी कैपेसिटी थी, इतनी उसकी औकात थी कि वो ये तकरीबन कोई 7.7 बिलियन डॉलर अदायगी कर पाता? और भाई हमारा टोटल बजट कहाँ पे है और हम क्या इतनी अदायगी कर सकते हैं? इमरान खान का आपने जिक्र किया, इस पूरे वीक में साइफर केस की समाअत भी होगी जो कि ओपन अब होगी। जिस वक्त हम ये वीडियो कर रहे हैं उस वक्त तो ऑर्डर आ चुके हैं कि ओपन होगी। ये क्या देख रहे हैं, इमरान खान को कहीं कोई रिलीफ मिलने का इम्कान है या सिलसिला जैसे चल रहा है ऐसे ही चलता रहेगा? देखिए इमरान खान साहब बार बार तारीख आती रहेगी। मसला देखें, मैं आपको बताता हूँ, मसला ये है कि इस वक्त सुप्रीम कोर्ट इसके अंदर मदाखलत नहीं कर सकती और हाई कोर्ट कुछ करना नहीं चाहती। क्यों? क्योंकि चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस आमिर फारूक साहब हैं, और जैसा कि इनको गैस करना किसी के लिए नहीं, वो चीफ जी वो चीफ जस्टिस वो हैं, मास्टर ऑफ द रोस्टर वो हैं, केसेस उन्होंने फिक्स करने हैं, बेंच उन्होंने बनाने हैं। तो अब ये हाँ एक फायदा हो सकता है कि अगर सुप्रीम कोर्ट में ये चीफ जस्टिस के इख्तियारात वाला मामला रेगुलेट हो जाता है तो फिर अल्टीमेटली ये सिर्फ सुप्रीम कोर्ट तक नहीं होगा, ये नीचे की तरफ भी आएगा। आपकी कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स कौन सी हैं? हाई कोर्ट्स हैं, तो फिर आपकी आई ये इनके ऊपर भी असर पड़ेगा, यकीनन बनेगी। तो ये कुछ चीज़ें हैं, और मेरे ख्याल में मेरी एक जो अपनी राय है कि पीटीआई को इन जो कवानीन है इनकी हिमायत करनी चाहिए थी। उसकी कुछ वजूहात हैं। आप पार्लियामेंट का एक इख्तियार वाला मामला है, उसमें बिल्कुल वो कोई दो राय नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट के मामलात में मदाखलत नहीं होनी चाहिए। हम उस वक्त भी कहते थे कि अगर सुप्रीम कोर्ट से मशावरत कर ली जाती, बल्कि इस बात का इंडिया चीफ जस्टिस साहब ने खुद भी दिया था कि जब ये वो आया था ना रिव्यू ऑफ जजमेंट्स एंड ऑर्डर्स एक्ट और साथ ये प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर वाला,
तो उसमें चीफ जस्टिस साहब ने भी कहा था, साबिक चीफ जस्टिस उमर बंदयाल साहब ने, उन्होंने कहा कि अगर हुकूमत ये कवानीन बनाने से पहले हमारे साथ मुशावरत कर लेती, हमसे इनपुट ले लेती, तो मुमकिन है हम ज़्यादा बेहतर तरीके से आपकी इनपुट आपको देते और फिर उसकी रोशनी में आपकी इसमें दानिश होती, हमारी दानिश होती, वो चीज़ें मिलती जो ओवरलैप हो रही थी वो ख़त्म हो जाती और इस तरीके से एक बेहतर कानून साजी की सूरत में ये सारा मामला वंस एंड फॉर ऑल इसको सेटल कर दिया जाता। तो मसला ये था कि इसमें फिर पीडीएम की अपनी अना आ गई और उन्होंने चीफ जस्टिस साहब के साथ, चूंकि उस वक्त मामला जरा गड़बड़ चल रहे थे और पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा इलेक्शन केस भी था, तो फिर इस वजह से इन्होंने चीफ जस्टिस साहब को दबाव में लाने के लिए ये कानून साजी की। तो अब ये अदालत के ऊपर मुनहसर है, लेकिन मेरे ख्याल में अगर ये चीज़ें रेगुलेट होती हैं तो इसका अल्टीमेट फ़ायदा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अब भी होगा, मुस्तकबिल में भी होगा। सही। और उसकी वजह यह है कि जो मौजूदा चीफ जस्टिस साहब है ना, उनकी पीटीआई के साथ तो कोई अच्छी बनती छनती है नहीं। और यार ये कैसा मुल्क है जहाँ पे जजों को भी गैस कर लेते हैं, इस पॉलिटिकल पार्टी से है, इससे नहीं है। सर अब ये उनकी अपने इतना ओपन, इतने ये उनकी अपनी वो बातें हैं ना। हाँ। अब देखें कि 10 अप्रैल को जब वो पार्लियामेंट में गए थे, क्या उनको वहाँ पता नहीं था कि वहाँ सियासी तकरीरें होंगी, सारे सियासतदान बैठे, बताओ कि सब वो अकेले खड़े होकर तकरीर करेंगे। सर देख लेना, अब यही बात है, अब आप इतने भोले तो नहीं है ना, अब सारी जिंदगी आपने गुजार दी, आप सुप्रीम कोर्ट के, सारी उम्र गुजार दी है, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। अच्छा। कि उन्होंने सारी जिंदगी क्या, उनको इतना भी वो चीजें और मामला जो बाकी नहीं किसी जो बाकी कर सकते, जो किसी बाकी आम इंसान से नहीं कर जो बाकी 15 जज नहीं गए, हाँ। उस वक्त तो 16 थे ना, जी, जी। जो बाकी 15 जज नहीं गए वो क्यों नहीं गए? उन्हें इनविटेशन नहीं था। नहीं, इनविटेशन सबको आया था, ये नहीं है कि इनविटेशन किसी को नहीं था, इनविटेशन सबको था, लेकिन मसला ये है कि वो गए नहीं थे। सही। और उनको ये पता था कि शायद अगर हम जाते हैं तो यकीनन इसकी वजह से हमारी जो क्रेडिबिलिटी है, ये जो हमारी एक साख है, उसके ऊपर असर पड़ सकता है। तो उन्होंने उसी को बचाने के लिए वो नहीं गए, काजी साहब चले गए, फिर वहाँ पे सियासी तकरीरें, आप वहीं पे बैठे हुए थे। इन लोगों के आप माजी में केस सुनते रहे, मुस्तकबिल में भी आप इनके केस सुनेंगे, तो आप कैसे केस सुनेंगे? तो उंगलियां फिर आपके ऊपर उठेंगी। और दूसरी जानिब आप देखें कि पाकिस्तान तहरीक